और इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधी लाइव तस्वीरें से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करती है। अब ये सभा हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु विभीषिका के पीड़ितों के स्मृति में मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि देश संसद को चर्चा संवाद के रूप में देखना चाहता है। आप प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। देश की जनता प्रश्नकाल में आपके प्रश्नों और सरकार के जवाबों को सुनना चाहती है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूं। सदन चलना चाहिए, सदन चर्चा संवाद के लिए होना चाहिए, लेकिन आप रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, सदन की गरिमा को गिराते हैं, अनैतिक तरीके के पोस्टर लाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा संवाद के लिए ये अच्छी परंपराएं नहीं है और आपका अच्छा आचरण भी नहीं है। देश इस आचरण को देख रहा है। मेरा पुनः आग्रह है, आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं सदन को चलाऊंगा। हर मुद्दे, हर विषय पर, हर विधेयक पर पर्याप्त समय आपको मिलेगा। आप चर्चा संवाद में अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये सदन का आचरण आपका उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई जबरदस्त हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। और देखिए, हर दिन का यही कहानी है, हर दिन की यही कहानी है। 11 बजने के साथ साथ लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है। कभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी विजयी होकर आए हैं उनके लिए तालियां होती है, कभी कोई शो का संदेश होता है, लेकिन इतना हंगामा कि 11:03 पर डॉट कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है। चलिए राज्यसभा की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। 32, 33 and 34 report in Hindi and English version of the Standing Committee of Chemical and Fertilizer 18th Lok Sabha as listed against my name in today's list business. Thank you, sir. Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology, श्रीमान रजनीश कुमार अग्रवाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी। अब देखिए, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है, राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। इस बीच सियासत कैसे हो रही है आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाना चाहते थे, प्रयागराज जाना चाहते थे, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द होने पर अब प्रियंका गांधी ने अटैक किया है और कहा है कि पता नहीं सरकार को किस बात का डर है। दरअसल 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज राहुल गांधी को जाना था, लेकिन वो कार्यक्रम रद्द हुआ, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने अटैक किया है। कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। इधर पवन खेड़ा ने सरकार पर जोरदार अटैक किया है। राहुल गांधी से संसद में और बाहर भी डरते हैं। राहुल गांधी के सामने संसद में भी नहीं आते और जहां छात्रों की गूंज है वहां हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी की जाती है। क्या कहा कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने, आपको सुनाते हैं। ये लोग डरते हैं राहुल गांधी से, ये आपको सामने दिख रहा है। संसद में भी डरते हैं और बाहर भी डरते हैं। डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। देहरादून के बाद प्रयागराज के कार्यक्रम को लेकर वही तो बात कर रहा हूं कि डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से।
संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने, और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, ये कार्यक्रम होके रहेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल दोषी करार दिए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया गया है। यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा है, जिसमें तरुण तेजपाल को बरी किया गया था। उस फैसले को पलटते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर हमारे साथ। राजेश, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में? और देखिए, यह आज बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने यह फैसला सुनाया है और उसमें तरुण तेजपाल को दोषी पाया गया है। कुछ सालों पहले सेशंस कोर्ट गोवा ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था, लेकिन उसके बाद गोवा सरकार जो है वो सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसने बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच में अपील किया था, और उसी पर सुनवाई होने के बाद ये आज फैसला कोर्ट ने सुनाया है, हाईकोर्ट ने सुनाया है। जो रेप का दोषी यानी कि बलात्कार का दोषी जो है वो तरुण तेजपाल को पाया गया है। 2013 का ये मामला है और उसके बाद से लगातार अदालतों में ये तरुण तेजपाल के खिलाफ मामले चलते रहे। और उसके बाद सेशन कोर्ट का फैसला आया और अब जाके हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला जो है पलट दिया। इस वक्त कोर्ट में सेंटेंसिंग यानी कि सजा पर बहस चल रही है। जो तरुण तेजपाल के वकील हैं आबाद पोंडा, वो लीनियंसी की मांग कर रहे हैं, उनके उम्र का हवाला देके मांग कर रहे हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए उनके बेल की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये उनकी दलील है। इसके बाद सरकारी पक्ष जो है वो अपनी दलील रखेगा और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेगा। जी प्राची, बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, रेप केस में तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है और अब उनकी सजा पर इस वक्त कोर्ट में बहस चल रही है। एक बार पूरा मामला जरा कुमार राजेश याद दिला दें दर्शकों के लिए भी कि ये साल 2013 का वो मामला है जहां पर इनके ऊपर रेप का आरोप लगा था। इससे जुड़ी हुई और क्या क्या प्रोसीडिंग्स और कोर्ट में क्या क्या जिरह होती रही हैं? देखिए, 2013 में ये मामला आया और उसके बाद फिर 7 साल से ज्यादा की सजा थी। यही वजह है कि गोवा में सेशंस कोर्ट में ये मामला चला और मामला चलने के बाद जो सेशंस कोर्ट का फैसला आया वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि सेशन कोर्ट के फैसले में जो विक्टिम थी जिसके साथ ये यौनाचार हुआ था उसको कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा किया गया था, क्योंकि तरुण तेजपाल के जो वकील थे उन्होंने भी उसे कटघरे में खड़ा किया और कहा था कि जिस तरीके से पिक्चर्स उस लिफ्ट में क्लिक किए गए ऐसा लगता नहीं है कि बलात्कार हुआ था या बलात्कार के विक्टिम है। लेकिन जब ये फैसला आया उसके बाद गोवा सरकार जो हाईकोर्ट में गई, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल खुद गोवा सरकार की तरफ से अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि हर विक्टिम एक जैसे ही रिएक्ट करेगी, ऐसा नहीं होता है, हर विक्टिम अलग अलग रिएक्ट करती है। और इस बात को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने जाहिर है तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा है। कुमार राजेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब खबर झारखंड की, जहां छात्रों के आंदोलन का आज 13वां दिन है। छात्रों और सरकार के बीच आज बातचीत होने की संभावना दिखाई दे रही है। छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं। इस बीच अब से थोड़ी देर में झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। विपक्ष सदन में सोरेन सरकार को जेपीएससी जेएफएससी के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रहा है, तो सड़क पर छात्र सोरेन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। सोरेन सरकार छात्रों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है और इधर अगर छात्रों के प्रदर्शन की बात करें तो लगातार 13 दिन हो गए हैं छात्रों के इस प्रदर्शन को। महतो की बात करें तो उनके अनशन को भी आज 5वां दिन हो गया है। इसके अलावा 4 और छात्र हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच आज दोपहर तक बातचीत की संभावना है। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से अभी तक बैठक की जगह और समय नहीं बताया गया है।
छात्रों की मांग के सामने झुकते हुए हेमंत सरकार ने उनसे बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। कल सरकार के अधिकारी धरना स्थल पहुंचे और छात्रों से कहा कि वो बातचीत के लिए 5 छात्रों के डेलीगेशन का ऐलान करें। उसके बाद प्रदर्शन पर बैठे छात्रों ने बातचीत के लिए 5 लोगों का डेलीगेशन फाइनल कर लिया है। हालांकि डेलीगेशन में कौन कौन है, अभी उनके नामों का ऐलान छात्रों की तरफ से नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से कमेटी में उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल हो सकते हैं बातचीत में सरकार की तरफ से। लेकिन कौन कौन से स्टूडेंट्स इस बातचीत में हिस्सा लेंगे, ये नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इस बीच अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से उन पर अस्पताल में भर्ती होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो किसी भी हालत में आंदोलन स्थल को छोड़ेंगे नहीं। महतो ने कहा कि सरकार से बातचीत का समय अभी तय नहीं हुआ है। जब तक सरकार सभी मांगे नहीं मान लेती है, अनशन और आंदोलन जारी रहेगा। बाहर देख सकते हैं एम्बुलेंस खड़ी है और कल से प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको एडमिट होना है, आपका शुगर लेवल और बीपी लेवल लो है और ज़्यादा लो होने पर जान की भी खतरा हो सकती है, फिर हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको एडमिट करेंगे और 2 दिन में फिर जब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा इलाज के दौरान तो फिर वापस लाएंगे। तो मैंने कई ऐसे अनशनकारियों को देखा है कि इलाज के नाम से हॉस्पिटल ले जाते हैं और कई दिनों तक हॉस्पिटल में ही रखते हैं और आंदोलन स्थल से दूर रखते हैं। ये सरकार की एक साजिश होती है। इसीलिए मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं किसी भी परिस्थिति में आंदोलन स्थल छोड़ करके इलाज करने नहीं जाऊंगा, चाहे क्यों न मेरा यह सफ़ेद चादर कफन में न बदल जाए, मंजूर है मुझे। अब छात्रों से बातचीत के लिए कल झारखंड के मंत्रियों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। उसके बाद झारखंड के वित्त मंत्री ने आज कहा है कि छात्र बात करें, सरकार पीछे नहीं हटेगी। झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। मंत्रिमंडल सदस्यों की एक टीम भी गठित की है जो छात्रों से वार्ता वो टीम करेगी। छात्रों की बात तो टीम के द्वारा सुनी जाएगी और सरकार छात्रों के बीच ये टीम मध्यस्थता की काम, या यूं कहें कि इससे यही एक सामने मैसेज आता है और जो अंदर की बात है, मन की बात है, वो यही है कि सरकार अपने राज्य के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। मैं भी छात्रों से ये आग्रह करूंगा कि वो जितना शीघ्र हो सके सरकार से बात करें। सरकार ने एक संदेश भी दे दिया है कि सरकार बात करने में कभी पीछे नहीं है। अब छात्र तो सरकार से बात करना ही चाहते हैं, लेकिन छात्र ये चाहते हैं कि उनकी मांगों पर सरकार काम करे। इस वक्त पूरे जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा तंत्र में ही जो इतना बड़ा घपला, इतनी बड़ी खोट है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त यहाँ से जुड़ चुके हैं, आंदोलन स्थल पर ही मौजूद हैं। एक तो अभय, ये बताएं कि क्या छात्रों का कोई प्रतिनिधि मंडल तैयार हो गया है जो सरकार से बातचीत करेगा? देखिए मीनाक्षी, प्रतिनिधि मंडल जो है 5 लोगों का डेलीगेशन स्टूडेंट्स की तरफ से तैयार कर दिया गया है। 20 लोगों का एक कोर ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उनमें से 5 लोगों के नाम तय कर दिए हैं। हालांकि फिलहाल नाम का ऐलान नहीं किया गया है कि कौन कौन जाएगा, लेकिन देर रात बैठकर इन लोगों ने तय कर लिया है कि ये 5 लोग होंगे जो कि सरकार के साथ मीटिंग करने जाएंगे। अब इन लोगों ने जो यहाँ पे कल सरकार की तरफ से जो नेतृत्व पहुंचा था, एसडीओ और एडीएम, उनको ये जानकारी दे दी है कि हम तैयार हैं,
अब सरकार का इंतजार है कि सरकार लोकेशन और समय बताए, क्योंकि आज विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। उस शुरुआत के बाद सरकार की तरफ से जैसे ही जानकारी दी जाएगी 5 लोगों का डेलीगेशन सरकार से मिलने जाएगा। लेकिन इनकी मांगे बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, खास तौर पर अगर सीबीआई जांच शुरू नहीं होगी, जितने भी जो ये एग्जाम है जेपीएससी का वो रद्द नहीं किया जाएगा, टीडीपीएल ने जितने एग्जाम करवाए हैं वो जब तक रद्द नहीं होंगे ये लोग नहीं हटेंगे, सारी मांगे मानी जाए। हमारे साथ वही छात्र सब मौजूद हैं जो कि ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 13वां दिन है। 4 छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर। ये बताइए कि आज आप लोगों का 5 लोगों का डेलीगेशन सरकार से मिलने जा रहा है, डेलीगेशन तैयार हो गया है और क्या उम्मीद है कि आज बातचीत बन जाएगी, सरकार आपकी बातें मानेगी? जी हाँ, आज हम अपनी बातें को बहुत ही मुखरता रूप से रखने का प्रयास करेंगे। ये पहली बार है सरकार मिलने का प्रयास किया हम लोग से, उसके प्रति सरकार के प्रति आभार हम लोग व्यक्त करते हैं। हम आज डेलीगेशन जाएगी, अपनी मांग रखेगी। यदि आज बात मान ली जाती है हमारी जो प्रमुख मांगे, तो हम लोग धरना आज खत्म कर देंगे। यदि जो भी मुद्दे हैं, सभी एग्जाम रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, हम लोग उठ के चले जाएंगे। यदि हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे। अगर आज सरकार मांगे पूरी नहीं मानती है तो आप विधानसभा का 10 तारीख को घेराव? 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा की ओर कुछ करेंगे। ये बताइए कि आप लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, कल सरकार ने अपने लोग यहाँ पर भेजे, तो क्या लग रहा है सरकार सारी मांगे मान लेगी जो आपकी मांग है, चाहे वो एग्जामिनेशन को रद्द करने की बात हो या सीबीआई जांच की मांग? देखिए, सरकार से हम लोगों को अपेक्षा है कि वो सरकार हमारी बात जरूर मानेगी, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो जेन्युइन है। चाहे कोई भी पार्टी का समर्थन आया हो, जेएमएम, कांग्रेस, चाहे बीजेपी, आजसू, जेएलके, जितनी भी पार्टियां, सारी हमारी मांगे को जेन्युइन बता रही है। तो मुझे मतलब अपेक्षा है कि सरकार हमारी मांग को जरूर मांगेगी। बिल्कुल मांग को मानेगी। मीनाक्षी, तस्वीरें भी दिखा दूं, अभय तिवारी का पोस्टर बैनर यहाँ पर लगा हुआ है और सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि अभय तिवारी ने इतने सारे एग्जाम कैसे पास कर लिए। टीडीपीएल के अंदर वो मार्केटिंग मैनेजर था और वो जिस एग्जाम को उसने क्रॉस किया है उनको भी रद्द किया जाए जो उसने एग्जाम पास किए हैं। क्या नाम है, क्या मांग है? जुनैद आए हैं। मीनाक्षी, इनसे सवाल कर लेता हूं। जंतर मंतर पर जुनैद आप लाइव हैं, ये बताओ जंतर मंतर पर आप कंटिन्यू थे। जुनैद, अभी आप लाइव हैं, जंतर मंतर पर आप कंटिन्यू थे, आज आप रांची आए हैं, क्या मकसद है रांची आने का? जिस प्रकार से वहाँ पे छात्र आते हैं, यहाँ भी छात्र हैं। ये कोई अलग नहीं है, कोई अलग देश के नागरिक नहीं है। अगर वहाँ पर छात्राओं के साथ अहित हुआ था, उनके साथ अन्याय हुआ था, इसी प्रकार अन्याय यहाँ पर हो रहा है। और जो भी इन लोगों की मांग है, हम इनकी हर एक मांग का समर्थन करते हैं। इन संघर्ष में इनके साथी हैं, लगातार इनका साथ देंगे। आप दिल्ली में काम क्या करते हैं? हम जो वहाँ पर जो हम गए थे जंतर मंतर पर, वो सिर्फ सम्मिलित होने के लिए गए थे। और उसके जुनैद, ये बताओ ना, आप आज 13वें दिन आए हैं। जुनैद, 13वें दिन आए हैं, देर नहीं होगी बहुत ज्यादा? हाँ, नहीं आएंगे और लोग भी आएंगे। कौन कौन आएगा? सारे टीम, कॉकरोच पार्टी, सब मिलजुल कर संघर्ष में। अब याद आ रहा है 13 दिन? अरे सब जो लोग हमारे बंद है, हम उनके लिए वहाँ पर लड़ रहे थे। 13 दिन बाद आपको रांची के छात्रों की याद आई? अभी तक हम वहाँ पर भी संघर्ष कर रहे थे। जो हमारे लोग अंदर थे, जो बच्चे हमारे। कौन अंदर है? सरकार तो कह रही है, दिल्ली पुलिस कह रही है कोई डिटेन नहीं। जो बच्चे हमारे घर नहीं जा पा रहे थे, हम उनका इंतजाम करने में लगे पड़े थे। और आपको बाइट मिल गई होगी, आपको बाइट मिल गई होगी, हम उसी में लग के और आज हम यहाँ पर आए। मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि बहुत लेट आए हैं? इतने दिनों से लोग बैठे हुए हैं। सर, हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ने वाले छात्र हैं सर, संविधान के दायरे में रहने वाले छात्र हैं सर। और हम लोग किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे सर, हम लोग कोई राजनीतिकरण नहीं है सर। तो सर, हम लोग जेन्युइन तरीके से सरकार से हम एक अपील करना चाहते हैं सर, प्लीज। ठीक, अभय, हमें इतनी बात तो समझ में आ रही है कि इन छात्रों के लिए प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि छात्रों की मांग पूरी होनी चाहिए, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। बड़ी साफ सी बात है, जेपीएससी और जेएफएससी परीक्षा में जो घोटाला हुआ है, पूरा परीक्षा तंत्र करप्ट है, नौकरियां बेची गई हैं, इसलिए परीक्षा को निरस्त किया जाए और सीबीआई जांच कराई जाए, पुनः परीक्षा कराई जाए। बहुत शुक्रिया अभय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। 2 दिन के अंदर 1500 स्पॉट से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। 1200 से ज्यादा मस्जिदों पर एक्शन हुआ है, जिसको लेकर अब मुस्लिम संगठन भड़क गए हैं। मस्जिद कमेटी और मुस्लिम संगठनों ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कोर्ट जाने तक की बात कही है।
आरोप लगाया है कि बिना किसी लिखित आदेश के पुलिस मस्जिदों में पहुंच रही है, लाउडस्पीकर हटवाया जा रहा है, मस्जिद से जुड़े लोगों को परेशान किया जा रहा है। पुलिस के निर्देश पर कई मस्जिदों से खुद अवैध तरीकों से लगे लाउडस्पीकर हटा लिए गए हैं। पुलिस ने क्लियर किया है कि इस अभियान का उद्देश्य किसी भी धर्म विशेष को लेकर नहीं है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। आने वाले दिनों में ऐसी और भी कार्रवाइयां होंगी और जहां जहां नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है वहां पर कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में पुलिस के लाउडस्पीकर अभियान के खिलाफ कई मस्जिद कमेटियों ने सवाल उठाए हैं और सबसे पहले आरोप लगाया है कि पुलिस मौखिक तौर पर आकर कार्रवाई कर रही है, कोई नोटिस या लिखित आदेश नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मस्जिद कमेटी के लोगों में भ्रम और दुविधा बनी हुई है। सरकार से भी अपील करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहते हैं कि आप इस चीज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए और सिस्टम के हिसाब से सबको अमल करना चाहिए। सिस्टम के खिलाफ कोई नहीं जाए और बगैर नोटिस के माइक हटाना या जिस तरह हमारे पास खबरें आ रही है कि मस्जिद के इमामों को या ज़िम्मेदारों को बुला करके उनको एक तरह से थ्रेट करना या चमकाना, ये मुनासिब नहीं है। आप कानूनी तौर पर अगर कोई नया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया है तो तमाम मस्जिदों कमेटी के नाम से नोटिफिकेशन जारी कीजिए और नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ऑर्डर है, उसके हिसाब से सबको काम करना चाहिए। बंगाल में अब तक 1500 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाया गया है, जिसमें 1279 मस्जिद हैं। वहीं करीब 200 मंदिर हैं जहां लाउडस्पीकर की आवाज को डाउन किया गया है। सरकार ने क्लियर किया है कि ध्वनि प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि कोई मंदिर मस्जिद नहीं देखा जा रहा, जहां नियम उल्लंघन हो रहा है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मुद्दे पर भांगड़ से विधायक और इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता नौशाद सिद्दीकी ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है और बंगाल के डीजीपी को इस मामले में लेटर लिखा है। कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया बताने की मांग की है। कोर्ट तक जाने की चेतावनी दी गई है। আমি জানি না কে করাচ্ছে, কেন করছে। সরকারের নির্দেশিকা সেটা সবাইকে মানতে হবে। যদি কেউ জোর করে খোলায় সেটা কথা বলা উচিত, ঠিক নয়। আর সব জায়গায় মাইক লাগানোর অনুমতিও নাই। মন্দিরে মসজিদে সব জায়গায় মাইক লাগাতে কে বলেছে? যখন এই ধর্মের কাজ শুরু হয়েছে, ভগবান এসছেন, প্রফেটরা এসেছেন, তখন থোড়াই না মাইক ছিল। তো সেই জন্য অন্যের ডিস্টার্ব না হয়, সেজন্য সাউন্ড কন্ট্রোলে থাকা উচিত। এটা সরকার বলেছে, সেটাই সবার মানা উচিত।